ऑफ वेपर प्रेशर हम आज पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको नाम से पता चल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर की। अब रिलेटिव यानी कि किसी के कंपैरिजन में हो रहा होगा कुछ ना कुछ। तो देखो आपने ये भी पढ़ा है जो वेपर प्रेशर होता है ऑफ अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन यानी कि एक तो हमारे पास अगर सॉल्यूशन है उसका अगर हम वेपर प्रेशर देखें सॉल्वेंट का, उसमें क्या है वेपर प्रेशर, वो कम मिलेगा हमें एक प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो रिलेशन है यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाम दिया है। और ऐसा क्यों होता है? सपोज ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो सरफेस पे सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ब्लू से हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये सारे कन्वर्ट होंगे वेपर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, अब यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, और वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो सरफेस पे कुछ ना कुछ स्पेस तो वो भी कवर करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही कवर करेंगे सिर्फ स्पेस। तो यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी कवर कर रहे हैं सरफेस को। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर कम है। तो कम पार्टिकल्स तो वेपर प्रेशर यहाँ का ऑफकोर्स कम होगा, है ना। और यहाँ का जो वेपर प्रेशर है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो इसीलिए क्यों कम होता है जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन। आपको समझ आया होगा आई होप, ठीक है। अब राउल्ट्स ने एस्टैब्लिश की थी एक और चीज़। तो राउल्ट ने क्या बोला कि ये जो लोअरिंग है वेपर प्रेशर की वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब आपको ये पता है हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, है ना, और नेचर पे डिपेंड ना करें, तो उन्हीं को हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला है। इसका मतलब ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये भी हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं आज। अब हमारे पास राउल्ट्स लॉ है, एक आपने पढ़ा होगा। तो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन क्या बोलती है? राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन होती है हमारे पास P1 = x1 P1 नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया है हमने इसको। यहाँ पर P1 क्या है? P1 है यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट है इसलिए हमने इसको नॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ है ना, आप सबको पता होगा ये। अब जो रिडक्शन है वेपर प्रेशर का उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, तो जो इक्वेशन जिससे हम इसके रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है डेल्टा P1 = P1 नॉट, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसी में से तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि वही ज़्यादा होता है। तो ये डेल्टा P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन, क्या कितना रिड्यूस हो रहा है वेपर प्रेशर, इसलिए हमने डेल्टा साइन लगाया है। तो P1 नॉट माइनस P1 आ जाएगा, तो P1 नॉट तो यहाँ पर सेम रहेगा, और P1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो P1 नॉट को कॉमन ले सकते हैं, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया होगा आई होप। अब इसमें एक और चेंज कर सकते हैं हम, क्या कि हमें पता है वी नो जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है किसी भी सॉल्यूशन में, मान लो जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी के इक्वल होता है ना। तो अगर सपोज यहाँ पर हमने एक सॉल्यूट माना x1 और सॉल्वेंट मान लिया, सॉल्यूट माना हमने सॉल्वेंट माना हमने x1 और सॉल्यूट मान लिया हमने x2, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, हमें ये पता है ना। अब यहाँ से आप 1 - x1 कैसे ला सकते हो? x2 की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से तो 1 - x1 आ जाएगी, तो यही वैल्यू हमें अब इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो डेल्टा P1 किसके इक्वल हो जाएगा? अब P1 नॉट x2 के इक्वल आ गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। यहाँ तक आया सबको समझ? अब इन अ सॉल्यूशन जहाँ पर बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, इस इक्वेशन से आप क्या पता कर सकते हो? इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, जो लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की वो डिपेंड करेगी किस पे? सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। तो जितने भी हमारे पास सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं
उन सब के मोल फ्रैक्शन के सम के इक्वल होगा, जो भी हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी वो उन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इस इक्वेशन से यहाँ पे पता लग रहा है आपको, क्योंकि x2 आया है, देखो यहाँ पे 2 हमने सॉल्यूट का वेपर मोल फ्रैक्शन लिया है, सॉरी। ठीक है, सो अब आगे हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप इक्वेशन 3 को अगर आप रीअरेंज करो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अब मैं ये लिख देती हूँ, रीअरेंजिंग इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2, ये आ गया हमारे पास। और इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं इक्वेशन, जो हमने लोअरिंग लिखा था इसको हमने ऐसे लिखा था P1 नॉट माइनस P1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ये x2 के इक्वल हो गया है ना। अब यहाँ पर ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो पूरी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या रिलेटिव लोअरिंग अब यहाँ पर टर्म आएगी, क्योंकि P1 नॉट के रिलेशन में जो हमारा लोअरिंग हो रही है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। जो यहाँ पर इक्वेशन थी डेल्टा P1, ये तो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर दिखा रहा था, यहाँ पर हमने रिलेटिव लोअरिंग नहीं बोला है, ये सिर्फ यहाँ पर आप सिर्फ लोअरिंग बोल सकते हो, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो अगर वेपर प्रेशर को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और ये किसके इक्वल है, x2 के आगे यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब मोल फ्रैक्शन को भी हम मोल्स के रिस्पेक्ट में भी तो लिख सकते हैं ना, तो इस इक्वेशन में हम और चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट लिखेंगे और ये इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन को हम नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, सो N2 डिवाइडेड बाई N2 प्लस N1। ऐसे ही तो मोल फ्रैक्शन की टर्म निकालते हैं ना मोल फ्रैक्शन को। x2 क्या हो गया यहाँ पर, N2 डिवाइडेड बाई N2 प्लस N1 हो गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर N1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और N2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आगे हमारे पास अब एक और चीज़ कर सकते हैं हम, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस यानी कि हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी बढ़ जाएंगे, तो N2 जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा N1 के कंपैरिजन में। N2 सॉल्यूट का मोल्स है तो सॉल्यूट तो कम हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कम हो गए। अब इससे क्या हुआ कि वी कैन नेग्लेक्ट N2 इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो N2 है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू N2 बाई N1। ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, जिसको हम सिक्स्थ इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी चेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, वेट और मोलर मास से, तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट विल बी इक्वल टू, अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो वो कैसे आएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। ऐसे ही अब हम N1 की बात करें तो क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में आएगा और मास न्यूमरेटर में, सॉरी M1 आएगा। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास ये कैसे आया कि हम जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं जिसको हमने N से रिप्रेजेंट किया, तो कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया डिवाइडेड बाय मोलर मास जिसको हमने M से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 7th और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W1 एंड W2 ये क्या है, मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली मतलब W1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए है और W2 सॉल्यूट के लिए। ऐसे ही M1 एंड M2 हो जाएगा मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। सो इन सब इक्वेशंस को आपको ध्यान में रखना है, जो भी जैसे ये वाली इक्वेशन हो गई, ये आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, तो इन इक्वेशंस को आप अच्छे से ध्यान रखो। और आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा कि कैसे हमने फाइंड किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।